दिल्ली से सिविल एविएशन की टीम जो है वो बारामती पहुंची है। एआईबी और उसके साथ साथ डीजीसीए को पहले ही सतर्क कर दिया था। राममोहन नायडू जो सिविल एविएशन मंत्री है, उन्होंने बारामती में जाने के बाद सबसे पहला बयान इसी को लेकर दिया था। ये दूसरा बड़ा हादसा हम कह सकते हैं नई सरकार होने के बाद एयर इंडिया का हादसा जो अहमदाबाद में हुआ, और उसके बाद अजीत पवार का प्लेन हादसे में इस तरीके से जाना, निधन उनका। इस बात को लेकर भी सिविल एविएशन की टीम अब सतर्क। दिल्ली से बारामती सिविल एविएशन की टीम वहां पर पहुंची हुई है। अभिजीत, कुल मिलाकर जांच तो होती रहेगी, लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो बदलेगी, उस बात को लेकर तो कोई भी संभावनाएं लगाना इस वक्त थोड़ा मुश्किल होगा। अभिजीत, बहुत ही मुश्किल है साहिल सर। मैंने सुबह भी बहुत सारे एनसीपी के नेताओं से बात करना चाहा, और जो पहले तो लोग बहुत शौक में थे, दर्द में थे, कुछ लोग तो रो पड़े फोन पे, कुछ नेता रो पड़े फोन पे। तो बाद में जब एक दो नेताओं से बात हुई, थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद 2-4 घंटे बाद, तो वो असमंजस में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका भविष्य क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य क्या है, वो किसके नेतृत्व में आगे जाने वाले हैं। बिकॉज आपको भी पता है कि शरद पवार के बाद ग्राउंड से टच रखने वाला पवार परिवार का एक ही आदमी था, और वो थे अजीत पवार। दूसरी बात यह है कि बाकी जो सदस्य है वो राजनीति में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। जो रोहित पवार है, जो जामखेड़ से एमएलए है, या फिर योगेंद्र पवार है, जो अजीत दादा के खिलाफ लड़े थे परिवार में टूट के बाद, लेकिन उनका अनुभव काफी कम है। उनकी स्वीकृति जो है जनता में, वो अभी होनी है। उनका वो रसूख तैयार होना है, और उसको टाइम लगेगा। अजीत पवार जो थे, एक तरीके से वो मान लिया गया था कि अजीत पवार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो बाकी जो चीजें हैं, ये उनके लिए मायने नहीं रखती थी कि बाकी कौन है क्या है। अजीत पवार है तो बस हो गया ऐसा समीकरण था। और हम लोग देख रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि आप बारामती पहुंचे हुए हैं, बारामती के पास आप वहां पर पहुंचे हुए हैं, और सीधे ये तस्वीरें हम दिखा सकते हैं जो अभिजीत करंडे वहां पर दिखा रहे हैं कि सारी वीआईपी मूवमेंट्स इस वक्त बारामती के भीतर, और बारामती वहां पर अभिजीत करंडे वहां पर पहुंचे हुए हैं, और उसके वहां से हम तस्वीरें देख सकते हैं। ओमकार बाबले से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के सभी मंत्री बारामती के अस्पताल से निकल चुके हैं। उसके साथ साथ विद्या प्रतिष्ठान, जहां पर अजीत पवार के पार्थिव रखे जाएंगे अंतिम दर्शन के लिए, वहां की तस्वीरें भी हमारे पास आई हुई है, वो भी हम तस्वीरें में आपको दिखाएंगे। लेकिन एयरलाइंस के इस हादसे में जो इन्वेस्टिगेशन होगा उस पर भी बातचीत जरूरी है। उसके साथ साथ इस बात पर भी थोड़ी देर में हमारी बातचीत होगी, 5 बजे इस पर भी बातचीत होगी कि अब आगे एनसीपी का क्या होगा, किस तरीके से एनसीपी आगे बढ़ेगी, क्या यह परिवार का फैसला होगा, क्या पार्टी के नेता आपस में बैठकर इसका फैसला करेंगे। डिप्टी सीएम बाहर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हम देख सकते हैं, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस वहां पर हम देख सकते हैं, और उसके साथ साथ बाकी मंत्री उनके साथ में बाहर निकलते हुए वो हम देख सकते हैं। राज्यपाल देवव्रत भी उनके साथ में वहां पर है। प्रदेश के बाकी मंत्री जो उनके साथ में वहां पर पहुंचे थे वो भी हम वहां पर देख सकते हैं। अभी अभी खबर यह मिली है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, और उसके साथ साथ राज ठाकरे एमएनएस के नेता अध्यक्ष वो भी बारामती के लिए निकल चुके हैं। विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, हर किसी की प्रतिक्रिया में यहां पर देख रहा हूं, उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया भी कुल मिलाकर वैसी ही है कि जब वो उनके मंत्रिमंडल में, और ये बड़ी दिलचस्प बात रहेगी कि अब तक किन किन मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार काम कर चुके हैं। फिर वो हम देख सकते हैं कि विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्री होते हुए उप मुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण के मुख्यमंत्री होते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, पृथ्वीराज चव्हाण के मुख्यमंत्री होते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री होते हुए अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तब भी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में भी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, और एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी अजीत पवार। इतने सारे मुख्यमंत्री अजीत पवार करीब से देख चुके हैं उप मुख्यमंत्री होने पर। नंबर 2, और सभी की प्रतिक्रिया भी एक जैसी कि एक बहुत नजदीकी नेता मैंने खोया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी तरीके से प्रभाव रख सकता था, और मेरा साथी मेरे मंत्रिमंडल में। विद्या
जी बिल्कुल साहिल, अगर आप देखें तो अक्रॉस पार्टी लाइन सब नेता, चाहे वो उनके विरुद्ध खड़े रहे हों, उनके खिलाफ, अगर आपको याद हो इरिगेशन स्कैम, यहाँ तक कि जो लोग इरिगेशन स्कैम को लेकर अजीत पवार को कई बार उन्होंने खरी खोटी सुनाई हो, लेकिन इस वक्त उनके साथ, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और उनके साथ वो कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऑपोजिशन में हैं तो आप अपना एक कह लीजिए पूरा दायित्व छोड़ के आप इंसानियत छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा हादसा होने के बाद हर कोई इस वक्त अजीत पवार और अजीत पवार के परिवार के साथ इस वक्त खड़ा दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान शायद नहीं होगा जो इस वक्त अजीत पवार को याद करके उनकी जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत तमाम बातें जिस तरह से वो कह देते थे, बहुत सलीके से मुंह पर लोगों को बोल देते थे कई सारी बातें जो शायद लोगों को बुरा भी लग जाता था, लेकिन कह लीजिए कि उनका ये स्टाइल था जिस तरीके से वो डील करते थे लोगों से, और उसको लेकर कई बार शायद मनमुटाव भी हुआ होगा। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त सारे राजनीति से जुड़े जितने लोग हैं वो इस वक्त पवार परिवार के साथ खड़े दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जैसा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनसीपी का क्या होगा, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि एनसीपी किसके साथ जाएगी, क्या वो महायुति में रहेगी या महाविकास अघाड़ी में। अगर ये महायुति एक मान लीजिए कहते हैं, जैसा कहा जा रहा है कि अटकलें लग रही थी कि एनसीपी एक साथ आएगी, तो क्या वो अगर एनसीपी एकजुट होती भी है तो क्या ये महायुति के साथ रहेगी या महाविकास अघाड़ी के साथ इंडिया अलायंस में रहेगी? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अगले कुछ दिनों में मिलेंगे, और यही वजह है कि इस वक्त सारे लोग जो पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या पवार और ठाकरे ये दोनों ब्रांड नेम जो महाराष्ट्र के माने जाते हैं, पॉलिटिकल ब्रांड नेम, क्या वो खत्म हो गए? क्योंकि चुनाव नतीजों में बीजेपी काफी आगे निकल गई, फिर वो पुणे हो जो पवार परिवार का बैस्टियन माना जाता था, या मुंबई हो जहां पर ठाकरे परिवार की तूती बोलती थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अजीत पवार के इस दुनिया से ही निकल जाने की, और जिस पर देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया वो भी हमने दिखाई। जरा चश्मदीद की बात भी सुन लेते हैं, जिन्होंने यह हादसा देखा, अपने आंखों से देखा, क्योंकि आज सुबह के बाद 8:45 बजे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बदल जाएगी। तो जरा एक बार चश्मदीद की बात भी सुन लेते हैं। पहिल्यांदा ते आलेलं विमान आणि पहिल्यांदा असं वरून गेलतं, तेव्हा ते चांगलं होतं. नंतर आम्ही घराच्या बाहेरच होतो, आम्ही गुरांना खायलाही टाकलं आणि घरानंतर आलो तर आम्ही बाहेर होतो आणि ते विमान गेलेलं असं खालून आलेलं आणि खालून असं ते खालून आलं आणि ते बरोबर वरती जायचं, ते असं खाली त्याला अटॅक झालं. ते बरोबर म्हणजे 8:45 तेव्हा वाजलेल्या आणि त्याचा म्हणजे आम्ही पाहिलं, पण एवढा मोठा त्याचा स्फोट झाला ना ते आमच्या घरापर्यंत आला. असं ते फिरलं आणि खालीच क्रॅक झालं, ते धावपट्टीवर गेलंच नाही, तसं असं जाग्यावर त्याचा स्फोट झाला. आम्ही एवढं घाबरलो, तरी पण म्हणजे ते आले वरून पोलीस ही, मग आम्ही गेलो. 15 मिनिटं थांबले, मग आम्ही घरून तरी पण आम्ही पाणी आणलं, बांधलेली पाणी घेऊन आलो, त्यांच्यापाशी पाणी दिलं, भिजवलं आणि ती बॉडी अशी साईडला पडलेली आणि त्यांचं मुंडकं ही पूर्ण म्हणजे साईडला होतं आणि अशी निम्मी बॉडी होती, ती आम्ही पूर्णपणे पाहिलेली बॉडी. आणि नंतर ते म्हणले कापड वगैरे, मग आम्ही ब्लँकेट ही सगळं गुंडाळायला दिली आणि तसं झाल्यानंतर 15-20 मिनिटांनी मग ते गाडी आली आणि ते बॉडी अशी गुंडळून नेली. वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा, ऐसा नीचा इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था. लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया. तो ऐसा लगा रहा कि ये पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, कारवार एविएशन और रेड बर्ड एविएशन, दोनों पायलट ट्रेनिंग सेंटर के जो एरोप्लेन होते हैं छोटे वाले, वो ट्रेनिंग वाले, वो गिरते हैं बहुत बार, 2-3 बार हमने देखा है. तो ऐसा लगा कि उसका ही विमान गिर गया. हमें लगा नहीं कि दादा का विमान है ये, लेकिन हमें लगा कि ये पायलट ट्रेनिंग वाले का विमान गिर गया, हमें ऐसा लगा. तो लोग सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जो हादसा हुआ है उसमें अजीत पवार भी थे, और थोड़ी देर में जब पता चला तो पूरे महाराष्ट्र में उसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुका. और इसी में देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं. व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है. और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे
और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल इसकी जो दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। तो हादसे की भी जांच होगी, ये भी कहा जा रहा है। राम मोहन नायडू भी ये कह चुके हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, जिसका जिक्र हम पहले से कर रहे हैं कि 8:46 पर सुबह की ये तस्वीरें, सीसीटीवी की तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा सकते हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले और उनके बगल में जो खड़े हैं वो पार्थ पवार, उनकी पीठ इस वक्त आपको नजर आ रही है। लेकिन सुप्रिया सुले आंसू नहीं रोक रहे हैं उनके। एक वक्त राजनीतिक धुर विरोधी एक दूसरे के खिलाफ कई बार ये चर्चा हुई कि क्या शरद पवार की लेगेसी कौन संभालेगा, सुप्रिया सुले उनकी बेटी या अजीत पवार उनके भतीजे। पार्टी के कार्यकर्ता बार बार कहते थे कि दिल्ली में सुप्रिया सुले, लेकिन महाराष्ट्र में अजीत पवार लेगेसी संभालेंगे। अब जब दोनों के साथ में आने का वक्त आ गया था, अजीत पवार ही नहीं रहे, तो अब ये लेगेसी कौन लेकर जाएगा? क्या एनसीपी के भीतर भी कोई एकनाथ शिंदे खड़े होंगे जो क्लेम करेंगे कि असली लेगेसी तो वही चला सकते हैं, या सचमुच में परिवार साथ में आकर राष्ट्रवादी का परिवार भी साथ में आएगा? कुछ अनसुलझे सवाल अभी भी बाकी है महाराष्ट्र की राजनीति में। हॉस्पिटल से हमारे साथ में ऋत्विक भालेकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। बारामती के अस्पताल से ऋत्विक वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऋत्विक, आप यात्रा में थे, लंबी यात्रा सफर करके आप अस्पताल में वहां पर पहुंचे हुए हैं। सारे मंत्री वहां पर थे, थोड़ी देर पहले वहां से निकल चुके हैं विद्या प्रतिष्ठान की तरफ जाते हुए। आगे क्या होगा? कल सुबह उनका पार्थिव वहां रखा जाएगा दर्शन के लिए, और उसके बाद विद्या प्रतिष्ठान से 11 बजे अंतिम संस्कार के लिए काटेवाड़ी ले जाया जाएगा। क्या खबर? जी बिल्कुल, लगातार भारी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ बारामती की ओर रुख करते हुए पहुंच रहे हैं। और यहाँ अब जो अहिल्या देवी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल से जो पार्थिव है उसे ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि विद्या प्रतिष्ठान जो तकरीबन 5 मीटर की दूरी पर है, वहां पर अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव रखा जाएगा। हालांकि अभी आने वाले सभी नेतागण हो या डिग्निटरीज हो, या तो फिर जो भारी तादाद में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो अजीत पवार के फॉलोअर्स हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। उनका अंतिम दर्शन आज शाम 5 बजे से शुरू होगा, वहां पर उन्हें रखा जाएगा। और उसके बाद तकरीबन सुबह 9 बजे का समय बताया जा रहा है कि एक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। इस अंतिम यात्रा में सभी परिवार के जो लोग हैं, उन्हीं के साथ सारे बारामतीकर हो या कार्यकर्ता हो, राज्य भर से आए हुए, वो सभी इसमें शरीक होंगे। तकरीबन 2 घंटे तक ये अंतिम यात्रा चलेगी, जो विद्या प्रतिष्ठान से शुरू होगी और काटेवाड़ी तक जाएगी, अजीत पवार उनके गांव तक। और वहां पर उन पर जो है तकरीबन 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। और इस तरह का जो कार्यक्रम फिलहाल सामने आ रहा है, और कल सुबह 11 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार वहां पर संपन्न होगा।